हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और आप हैं प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पार्क माइंड पर। तो आज का हमारा दो टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मेजरिंग एंड इंटरचेंजेबिलिटी। बेसिकली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हम लोग को कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि लिस्ट काउंट, रेंज, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड रिपीटेबिलिटी। इस सारे टॉपिक्स में, सारे डेफिनेशन में प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो हमारे पुराने वीडियोज में आपको मिल जाएंगे अच्छी तरीके से विद एग्जांपल्स। तो हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है लिस्ट काउंट। तो हम समझेंगे कि लिस्ट काउंट होता क्या है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ध्यान देना कि मिनिमम वैल्यू टू बी मेजर्ड, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम वैल्यू, मतलब कम से कम हुआ वैल्यू जिसकी हेल्प से हम क्या कर सके, मेजर कर सके। यानी कि मिनिमम वैल्यू टू बी मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ड्यूरिंग मेजरिंग, यानी कि मेजरमेंट के दौरान अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम किसी मिनिमम वैल्यू को माप सके तो क्या कहलाएगा वो लिस्ट काउंट या अल्पतमान। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाएगा वो लिस्ट काउंट, यानी कि कम से कम वैल्यू को जिस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को हम मेजर कर सके वो क्या कहलाएगा लिस्ट काउंट। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर है ना। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारे पास क्या गिवन है 0.02 mm और लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर क्या है 0.01 mm। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग के पास एक सिंपल स्केल होता है ना, सिंपल स्केल देखा होगा आप लोगों ने, यूज किया होगा सिंपल स्केल। तो सिंपल स्केल जो रूल आप लोग यूज करते हो है ना, रूल जो आप लोग यूज करते हो वही सिंपल स्केल है। सिंपल स्केल से आप मिनिमम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकते हो, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि 0.5 mm तक वहां पे क्या दिया होता है, लाइनिंग दी होती है। यानी कि आप सिंपल स्केल से आप 0.5 mm तक ही बस मेजर कर सकते हो मिनिमम वैल्यू। तो यही मिनिमम वैल्यू क्या है इस सिंपल स्केल का क्या है, लिस्ट काउंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। तो देखेंगे रेंज क्या होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू टू बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो क्या मतलब है रेंज का, ध्यान देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम मान, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब मैक्सिमम वैल्यू को मेजर करते हैं तो क्या कहलाता है हमारा रेंज। या तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, जब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू गिवन हो तो क्या कहलाएगा वो रेंज। यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम रेंज के द्वारा ही बाई कर सकते हैं या उसको पहचान सकते हैं। तो देखेंगे फॉर एग्जांपल के तौर पे गेजेज के बहुत सारे रेंजेज आते हैं, जैसे कि 0 to 25 mm गेज बहुत सारे ऐसे आते हैं जो 0 से 25 mm तक मेजर कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गेजेज आते हैं जो 25 से 50 mm तक मेजर कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझो सिंपल स्केल के बारे में। सिंपल स्केल आप जो लोग यूज कर रहे हो उसी सिंपल स्केल की बात हो रही है। तो आप सिंपल स्केल देखे होगे, बेसिकली उसमें 0 से 15 सेंटीमीटर तक गिवन होता है। तो हम mm में बात करते हैं तो 0 to 150 mm तक उसमें गिवन होता है। तो ये हमारा क्या है, इस सिंपल स्केल का रेंज है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंसिटिविटी। तो देखेंगे क्या होता है टू कैपेबिलिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी दैट कैन बी मेजर्ड स्मॉल डिफरेंसेस, यानी कि छोटे से छोटे अंतर को भी क्या करे वो मेजर कर सके ऑफ एनी मेजरिंग क्वांटिटी, यानी कि किसी भी राशि को के मापन के लिए किसी छोटे छोटे डिफरेंस को क्या करे वो मेजर कर सके, वो क्या कहलाता है हमारा सेंसिटिविटी। ठीक है, समझ में आया। तो देखेंगे एग्जाम्पल के साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखेंगे कि अगर सिंपल स्केल है हमारे पास तो उसको हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे मापन के लिए 1 mm तक माप सकते हैं या 0.5 mm तक मेजर कर सकते हैं। वही हमारे पास अगर माइक्रोमीटर हो तो हम उससे 0.01 mm तक भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि माइक्रोमीटर हम छोटे छोटे डिफरेंस को भी मेजर कर रहा है ना। तो क्या मतलब है कि माइक्रोमीटर ज़्यादा सेंसिबल है एज कम्पेयर टू सिंपल रूल। नेक्स्ट टॉपिक है रिपीटेबिलिटी। तो देखेंगे क्या होता है रिपीटेबिलिटी। To action of repeat of readings by any instrument in same conditions is known as repeatability। देखेंगे हिंदी में समझ लेंगे क्या होता है, मतलब कि समान परिस्थितियों में, यानी कंडीशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समान परिस्थितियों में किसी मापन यंत्र द्वारा यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी भी माप के पाठ्यांक मतलब रीडिंग्स, किसी भी माप के पाठ्यांक को
दोहराने की क्रिया, रिपीट, एक्शन ऑफ रिपीट क्या है, दोहराने की क्रिया को क्या बताते हैं हम, रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरचेंजेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेट्रोलॉजी में। ये बहुत बार वाइवा में भी पूछा जाता है, बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंटरचेंजेबिलिटी को हम लोग पढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। सपोज किसी भी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, है ना, उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में ले जाते हो सेल करने के लिए, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट सेल होता है और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ने से इंडस्ट्री क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को और बनाएगा, ठीक है। और बनाने का क्या मतलब है कि उस प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करेगा, या वो इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करेगा। मास प्रोडक्शन क्या होता है कि एक ही वस्तु को या एक ही प्रोडक्ट को बहुत ढेर मात्रा में, बहुत ढेर सारे मात्रा में उसका प्रोडक्शन क्या कराता है, मास प्रोडक्शन, ठीक है। और जो हमारा मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन सीधे डिपेंड होता है इंटरचेंजेबिलिटी पे, ठीक है। मास प्रोडक्शन जो होता है हमारा सीधे डिपेंड होता है इंटरचेंजेबिलिटी पे। तो ध्यान देंगे इंटरचेंजेबिलिटी क्या है बेसिकली। अगर हम मास प्रोडक्शन सपोज करते हैं तो मास प्रोडक्शन में हम क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान ना दे पाते हैं। जैसे कि अगर कोई एक प्रोडक्ट आप बनाते हो तो एक प्रोडक्ट को चेक करना ज़्यादा ईजी है। अगर एक की जगह पर आप 1000 प्रोडक्ट बनाते हो, अगर 1000 प्रोडक्ट को चेक भी करते हो तो हमारा टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम 1000 प्रोडक्ट को ना चेक करके उसमें क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं और उसी के बिहाफ पे हम बता देते हैं कि सारे प्रोडक्ट कैसे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है। When two parts being assembled are replaced by another part manufactured at different unit are called interchangeable parts। क्या मतलब है कि किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी पार्ट्स को जब बनाते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि टाइम पे, या अगर वो खराब हो जा रहा है, सपोज किसी भी समय में अगर वो खराब हो जा रहा है तो उसी प्रोडक्ट को हम क्या करें, उसमें असेंबल्ड करते हैं या उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं। सपोज कि अगर कोई पार्ट्स ले गए, नट बोल्ट ले गए, अगर उसका नट खराब हो जा रहा है या घिस पिट जा रहा है, टूट फूट जा रहा है, तो उसके जगह पर उसी साइज का क्या लग जाए, नट लग जाए, ठीक है। तो हमारा जो कंपनी होते हैं वो किसी एक साइज के नट को बनाते हैं मास प्रोडक्शन में, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज एक कार है ना, कार में एक टायर लगा हुआ है MRF का। सपोज एक कार में टायर लगा हुआ है MRF का, और अगर वो टायर खराब हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि MRF का ही टायर लगे उसमें, और भी किसी कंपनी का टायर लग सकता है, वो रिप्लेस हो सकता है। यानी कि इस नाम को देखना, इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि वो एक दूसरे से क्या हो सके, चेंज होने की एबिलिटी रख सके, है ना। किसी कंपनी का अगर टायर है तो दूसरे कंपनी के ट्यूब में, रिम में वो फिट हो जाए, वो क्या है हमारा इंटरचेंजेबिलिटी। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इंजन है, इंजन में अगर इनलेट वाल्व खराब हो जाए, इनलेट वाल्व, तो जरूरी नहीं है कि उस इंजन को ही चेंज करना पड़े, उस इंजन को ही चेंज करना पड़े। उस वाल्व को हम क्या करेंगे, मार्केट से उस वाल्व को खरीद के नॉर्मली उस वाल्व को रिप्लेस कर देंगे। यही हमारा क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी। यानी कि किसी भी, अगर कोई भी पार्ट्स अगर खराब होता है, टूट फूट जाता है, घिस पिट जाता है, तो उसके स्थान पर हम मार्केट से उसी साइज की कोई भी पार्ट्स किसी भी कंपनी की लगा सकते हैं। यही हमारा क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी।